जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन टॉपिक्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो आज वज़ीर आज़म से ताजरों और सनतकारों के एक डेलीगेशन ने मुलाकात की और उसमें अहम बात ये थी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी उस मुलाकात में शरीक थे। और जो एक बहुत अहम स्टेटमेंट आई है जनाब आर्मी चीफ साहब की तरफ से वो ये आई है कि मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमत और इसकी पॉलिसियों का आर्मी की तरफ से भरपूर साथ दिया जाएगा ताकि मुल्क खुशहाली की तरफ और तरक्की की तरफ बढ़ सके। अगर ये इन आइसोलेशन देखा जाए स्टेटमेंट तो इसका इम्पैक्ट कुछ और आता है, लेकिन अगर इसको कल के बिलावल भुट्टो जरदारी के स्टेटमेंट के साथ देखा जाए तो फिर उसका जो इम्पैक्ट है या उसका जो एक नजरिया है वो मुख्तलिफ हो भी सकता है। ये एक ऑप्शन जो है मौजूद है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने एस्टैब्लिशमेंट से न्यूट्रल गैर जानिबदार रहने का मुतालबा किया था और ये कहा था कि जो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है वो एस्टैब्लिशमेंट से मुतालबा करेगा कि न्यूट्रल रहें ताकि हुकूमत को गिराया जा सके। अब कल बिलावल भुट्टो का एस्टैब्लिशमेंट से ये मुतालबा और आज आर्मी चीफ का ये अहम तरीन बयान कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत का और इसकी पॉलिसियों का साथ जारी रहेगा और साथ देते रहेंगे। जब इन दो स्टेटमेंट्स को क्लिप करके देखा जाए तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो सामने बनती हुई नजर आती है। एक तो इस मामले पे बात करेंगे, दूसरा नवाज शरीफ की वापसी का मामला। कल एक मेडिकल रिपोर्ट आई थी जिसको हुकूमत ने जाली करार दे दिया था। हुकूमत अब तक कोई सबूत तो पेश नहीं कर सकी, लेकिन लग ऐसे रहा है कि नवाज शरीफ खुद ये सबूत देने पे तुले हुए हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट है और उसके जाली होने का जो हुकूमत का बयानिया है वो दुरुस्त है। क्योंकि नवाज शरीफ ने आज लंदन से कोई 425 किलोमीटर दूर, यानी कि तकरीबन उतना फासला जितना कि आप कह लें कि इस्लामाबाद से लाहौर के दरमियान का फासला है, उतना दूर जाके नीलसन के इलाके में एक फैक्ट्री का दौरा किया है। अब नवाज शरीफ का ये फैक्ट्री का दौरा डॉक्टर्स ने कल की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सफर से मना कर रखा है। कल की मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि जी हालात तो बहुत खराब हैं नवाज शरीफ साहब की सेहत के। तो अब नवाज शरीफ इतना लंबा ट्रेवल करके 425 किलोमीटर से जायद का इलाका इंग्लैंड में और फैक्ट्री का दौरा कर रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे, तो ये सारी जो चीजें हैं ये फिर हुकूमत के बयानिए को तक़वियत देती हैं, बावजूद इसके कि हुकूमत अपनी तरफ से कोई सबूत नहीं दे सकी कि कल की मेडिकल रिपोर्ट जाली किस तरह से है। सिर्फ यही पेशरफ नहीं है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ को जो खत लिखा था अटॉर्नी जनरल ने, क्योंकि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए अदालत में जामिन है, तो अटॉर्नी जनरल के खत का जवाब दे दिया है शहबाज शरीफ साहब ने और बड़ा सख्त किस्म का और बड़ा कड़ा जवाब दिया है और कहा है कि जो अटॉर्नी जनरल का खत है वो तौहीन अदालत है। क्या वाकई अगर हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी के जामिन शहबाज शरीफ से जवाब तलबी करती है तो वो तौहीन अदालत है? इस पर भी कुछ सवालात करेंगे। और तीसरा एक अहम इशू है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से लोकल गवर्नमेंट एक्ट का, सिंध का नहीं, आज पंजाब का डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जमात जो कि सिंध में पीपल्स पार्टी के लोकल गवर्नमेंट एक्ट को अपोज कर रही है और कह रही है कि जी अपोजिशन को बुलडोज करके वहां पे लाया जा रहा है, तो एग्जैक्टली वही रवैया पीटीआई की हुकूमत का, जमात का पंजाब में है कि जहां पे नून लीग के साथ फिलहाल कोई ऐसे मूड में नजर नहीं आती पीटीआई की गवर्नमेंट कि लोकल गवर्नमेंट पर कोई प्रॉपर कंसल्टेशन करे और कोई ऐसी कंसल्टेशन करे जिसका कोई फायदा नजर आए। और लग बज़ाहिर ये रहा है कि शायद पंजाब में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ लोकल गवर्नमेंट एक्ट को बुलडोज करके जो है पास करवाने की हामी है। सो ये दो रवैये क्यों हैं पीटीआई के दो मुख्तलिफ सूबों में, इस पे सवालात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बहुत जबरदस्त काबिल एहतराम और मोतबर शख्सियात आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ से सबसे पहले जनाब हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब, हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हैं। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा है कादिर खान मंदोखेल साहब, और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब। कादिर खान मंदोखेल साहब, सवाल लेके मैं सबसे पहले फिर आपकी तरफ आ जाती हूँ। ये बताएं कि कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एस्टैब्लिशमेंट से गैर जानिबदार रहने का मुतालबा कर दिया। आज आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आ गया कि जी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आर्मी व हुकूमत का साथ देती रहेगी। किस तरह देखते हैं आप इसको कादिर खान मंदोखेल साहब? मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो साहब के बयान जो है ना वो तस्दीक होती है इस बात पे
कि हुकूमत का साथ देते रहेंगे, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हुकूमत के जो मैं अल्फाजी अदा करूंगा, जो इनकी मेम्बरान है वो जितनी मर्जी भाग जाए उसको अपर पकड़ के लाना है और अदम एतमाद तहरीक पास नहीं होने देना है। IMF जैसे शर्मिनाक जो बिल स्टेट बैंक का उसको पास कराना है और अननोन टेलीफोन नंबर ने घूमना है हर जगह पे। तो यही तो खदशात है हमारे, यही तो खदशात है हमारे कि ये सब चीज कब तक होता रहेगा, कब तक ये होता रहेगा। और फिर ठीक है, चलो मैं लेट से ये कहूंगा कि इस हुकूमत को आप सपोर्ट करते रहे, तो क्या 3.5 साल में इस हुकूमत ने अवाम का जो हाल किया है, क्या आप चाहते हो कि आइंदा 1.25 साल 1.5 साल मजीद इसका यानी जो खाल बची है वो खाल भी उतारा जाए? कादिर खान साहब, ये आप बहुत बड़े इल्जामात आयद कर रहे हैं, बहुत बड़े इल्जामात आयद कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए फौज जो है हुकूमत का इदारा है, रियासत का इदारा है। अगर वो मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत का साथ देता है, आपकी भी हुकूमतें रही हैं ना, आपकी भी हुकूमत कभी न कभी आइंदा आएगी, तो आप क्या चाहते हैं कि आर्मी जो है वो आपकी हुकूमत से बगावत कर दे, आपका साथ ना दे? आप ये चाहेंगे? देखिए मैं एक चीज ये बताऊं कि मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि हुकूमत का सपोर्ट तो 2 किस्म का है जी। ये जो मेंबरान इनके 1 घंटा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हम साथ दीजिए, 1 घंटे के बाद कौन उसको लाता है दोबारा? ये जो इत्यादि इनके भाग जाते हैं और फिर 1 घंटे के बाद वापस कौन लाता है उसको? और फिर इनकी अपनी मेंबरान आमिर लियाकत जो कहते हैं कि मैं आए नहीं हूं, मुझे लाया गया, कौन लाता है? हाँ। तो खुदा का खौफ डाले, इन चीजों का जो ना एक लाइन खींचना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। आप छोड़ दे, और अगर आप समझ रहे हो कि इस हुकूमत ने अच्छे काम किए तो हम सपोर्ट करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने पहले दिन कहा, आइए इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। नवाज शरीफ साहब ने कहा मिसाके मईशत, और फिर बात करते हैं। आपने एक अनाड़ियों के तोला लेके आपने हुकूमत चलाने की कोशिश की, और जिस असद उमर के ऊपर आप बड़े फख्र से कहते थे कि मेरे 200 माशी टीम है जिसका सरगना असद उमर होंगे, वो तो पहले ही 6 महीने में फेल हो गए। फिर दूसरी बात, IMF, ये स्टेट बैंक की मैं बात करूं, मैं तो ये बात करूं अफवाज पाकिस्तान को आपके जरिए कि इस बिल में जो ये शिक है कि डिफेंस का एक अकाउंट होगा और वो स्टेट बैंक होगा, और स्टेट बैंक प्राइम मिनिस्टर को जवाब देनी होगा, FIA नेब को जवाब देनी होगा। हाँ। वो जवाब दे होगा IMF का, जहां हिंदुस्तान के अमेरिकन एजेंट बैठे हुए हैं। तो जरा इस चीज का भी ख्याल रखें। ठीक है, हम तो मुल्क की मुफाद में बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे। ये कैसी तरक्की है? जब नवाज शरीफ साहब के दौर में, हमारे दौर में तो और सस्ती थी, जब नवाज शरीफ साहब के दौर में जो सरिया था वो 75,000 रुपए टन था, आज 1,95,000 हो गया, यानी डबल से भी ऊपर हो गया। ये कैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है? ठीक है, मैं आपका दायरा शुमारियात की बातें तो नहीं कर रहा हूं, आप पे दायरा है, वो क्या बताते हैं? आपके डॉलर क्या पता है? आपका पेट्रोल कहां जा रहा है? आपकी दूसरी, आपको जो आपने 1 करोड़ नौकरी दी थी वो किधर गई है? आपने तो करोड़ों लोगों ठीक है कादिर खान साहब, आपका पॉइंट आ गया, बात जरा लंबी हो रही है, मुझे फिर बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरफ जाने की भी इजाजत दीजिएगा। सलीम बुखारी साहब, आप किस तरह देखते हैं? कल बिलावल भुट्टो का जो स्टेटमेंट था कि लॉन्ग मार्च जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से न्यूट्रल रहने का मुतालबा करेगा, तो बिलावल भुट्टो का तो एक वाज़ेह पैगाम था, लेकिन आर्मी चीफ का जो आज का स्टेटमेंट है बड़ा अहम तरीन कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत का और पॉलिसियों का साथ देते रहेंगे, इसमें कोई पैगाम देखते हैं आप सलीम बुखारी साहब? जी बहुत शुक्रिया आपका गरीदा, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। मुझे गुजारिश ये है कि मुझे इस बात पे थोड़ी हैरत जरूर है कि किसी भी एक वेल सेटल्ड गवर्नमेंट जिसका दावा करती है PTI, उसको जमानतें देने के लिए आर्मी चीफ को पब्लिक सेक्टर्स में लाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप माजी की तरफ उठा के देखें, मुझे नहीं समझ आती कि इसका कोई पैरेलल आपको किसी भी रिजीम के बीच में मिलेगा। अगर मैं सही हूं तो मेरे ख्याल से 2-3 मीटिंग्स ताजरों के साथ ऐसी हो चुकी हैं कराची में, जहां आर्मी चीफ उनसे मिले थे और उनको यकीन दहानी कराई थी कि उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करेंगे। ये इतना ज्यादा एक्सपोजर जो है, या इतना ज्यादा ड्रैग इन करना जो है इंस्टीट्यूशंस को, जो डे टू डे अफेयर्स हैं या मुल्क का जो अमूर सल्तनत जिसको कहते हैं, उसके ऊपर सवालिया निशान तो उठेंगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि एक तो नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी जो बनी है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट इकोनॉमी भी है, और एक इकोनॉमिक काउंसिल बनी थी, उसके भी मेंबर हैं आर्मी चीफ साहब।
देखिए, ये आपने बात बिल्कुल ठीक की है, लेकिन मैं ऐसी किसी पॉलिसी पे कमेंट नहीं कर सकता जो आवाम को बताई ही ना गई हो, जिसके हमें फीचर्स पता ही ना हो कि उसके अंदर क्या कुछ है। अब ये एक लंबी अलग डिबेट है, इसमें मैं इस पर पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तो मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या है मेरी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। जब मुझे पता चलेगा तो मैं उस पर कमेंट कर लूंगा, और जब तक पता ना चले उस वक्त तक इतनी डीप इन्वॉल्वमेंट आर्म फोर्सेस के टॉप मैन की, जो काबिल इज्जत है, जो जिनका अपना एक मकाम है, जिनका अपना एक रोल है, जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के वो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो आर्म फोर्सेस आर द कस्टोडियन ऑफ पाकिस्तान द आइडियोलॉजी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो उनका रोल तो है वहां, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन रोल है। लेकिन डे टू डे अफेयर्स के अंदर इस लेवल के ऊपर, इतने टॉप लेवल के ऊपर उनको एंगेज करना मेरा नहीं ख्याल कि किसी अच्छे ओमन की निशानी है। लेकिन इस स्टेटमेंट में आपको पैगाम देखते हैं, वेरी क्विकली प्लीज। जी, मैं अर्ज करूं कि बिलावल भुट्टो ने चूंकि ये बयान जारी कर दिया था कि हम जो है वो ख्वाहिश रखते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, या जो द पावर दैट बी जिसको हम कहते हैं, वो न्यूट्रल रहे हमारे मार्च के दौरान। तो गालिबन इमरान खान साहब ने ये मुनासिब समझा होगा कि इसका दिखा दिया जाए कि देखें जनाब, फौज तो हमारे साथ है। लेकिन मैं उनके एक्ट को कोई बहुत ज्यादा वाइज एक्ट नहीं समझता। ओके, ठीक है। ये सवालात यहाँ पे सलीम बुखारी साहब रेज कर रहे हैं गवर्नमेंट के कंडक्ट पे। हसन खबर साहब, इसका जवाब दीजिएगा कि बिला वजह आप लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं, और एक इंतहाई बावकार और जिस पर पूरी कौम का एतमाद है, उस इदारे को बिला वजह इस तरह के स्टेटमेंट्स आप देने पे मजबूर कर रहे हैं कि जिसके पॉलिटिकल कॉनोटेशंस निकल सकते हैं, और फिर वकार पर जो है सवाल निशान भी खड़े हो सकते हैं। अवाम के अंदर एक तशवीश भी पाई जाती है, फिर जैसा कादिर खान मंदोखेल साहब ने अब जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। हसन खबर साहब, देखिए गरीदा, एक तो बात ये है कि ये तो एक मफरूजा है कि इमरान खान साहब ने उनको कहा, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ ये उनकी अपनी स्टेटमेंट है। आपने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हवाला भी दिया, उसके अंदर इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात भी की गई, और ये बात भी सच है कि इस मुल्क में कोई इकोनॉमिक पॉलिसी, मीनिंगफुल इकोनॉमिक पॉलिसी उस वक्त तक नहीं चल सकती जब तक तमाम इदारे एक पेज पे ना हो, उसको सपोर्ट ना करे, कंसेंसस ना हो, और ये जरूरी है। और अगर इस मुल्क में हमने कोई भी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आनी है तो हमें इदारों को साथ लेके चलना है। ठीक। दूसरी बात ये है कि जब आपके सियासी अनासर अपनी सियासत की दुकान चमकाने के लिए इस किस्म की बातें फैलाते हैं और बिला वजह एस्टैब्लिशमेंट के हवाले देते हैं, तो एक इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी क्रिएट होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ी खुशाइंद स्टेटमेंट है आर्मी चीफ की। उन्होंने ये कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए हुकूमती पॉलिसियों का साथ देंगे, और मैं समझता हूँ कि ये तमाम इदारों को करना चाहिए और कर भी रहे हैं। ठीक। तो मुझे तो इसमें कोई चीज नजर नहीं आ रही। हमारा मसला ये है कि हम सब लोग अपनी अपनी जो हमारी सियासत की छोटी छोटी दुकानें हैं, उसके अंदर से पूरे मुल्क का तज्जिया करना चाहते हैं, और हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट का हमारी पार्टी के लिए क्या मतलब है, हमने मार्च करना है उसके लिए क्या मतलब है। मुल्क को कौम का भी सोचें। और आप मुझे ये बता दें कि क्या अगर आपने इस मुल्क को रिफॉर्म करना है, अगर आपने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, अगर आपने टैक्स नेट बढ़ाना है, अगर आपने अपनी ये जो आपकी क्या आपको आपका सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का बायर नहीं चाहिए? क्या आपको पार्लियामेंटेरियंस का बायर नहीं चाहिए? चाहिए ना, जब आपने कोई चीज चेंज करनी है। और उसमें अगर एक इदारा कह रहा है कि हम सपोर्ट करेंगे तो बड़ी मस्बत बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी या कोई और जमात अगर ये समझती है कि उसके पास मतलूबा तादाद है, तो वो जाकर अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दे। और अगर वो फिर भी समझते हैं कि कोई उनके मेंबरान को प्रेशराइज करके उनको वोट देने से रोकता है, तो उन मेंबरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई करें। उनकी पार्टी का मंशूर उनके सामने मौजूद है। दूसरों की तरफ उंगलियां उठाना, कीचड़ उछालना, ये बात मुनासिब नहीं है। या तो वो अपने मेंबरान को सजा दे चुके हों और ये बात रिकॉर्ड पे लाएं कि ये 10 लोग हैं, इन्होंने इस शख्स के कहने पे ये काम किया, इनको हम पार्टी से निकालते हैं, फिर ये हाई मॉरल ग्राउंड ले और ये बातें करें। मेरी तो समझ में ये बातचीत नहीं आती। कादिर खान साहब, इसका जवाब दीजिएगा। और बड़ी वैलिड बात कर रहे हैं हसन खबर साहब। अभी आपके अपने सेनेटर जो है वो गैर हाजिर थे, स्टेट बैंक का बिल वहां से मंजूर करवा लिया, जिसके खिलाफ आप अभी भी बात कर रहे थे कि जी ये मुल्क को खुद मुख्तारी, और आप उसमें डिफेंस का भी हवाला दे रहे थे। आपके अपने सेनेटर्स, आपका अपना अपोजिशन लीडर सेनेट से गायब था। देखिए, अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत के एमपीएम भी मौजूद नहीं थी और बहुत सारे सेनेटर पीटीआई की। तो सर, हुकूमत तो खुद अपनी जवाबदेही कर रही है ना, लेकिन हुकूमत तो नंबर पूरे कर गई अपने, लेकिन असल मसला तो आपका था। अददी अक्सरियत तो आपकी है सर सेनेट में, गवर्नमेंट की नहीं है। ये कैसे सेनेट के मेंबरान अभी खावर साहब बता रहे
کہ ان کے خلاف کارروائی کیجیے. جو دلاور خان گروپ دوپہر تک ہمارے ساتھ تھا اور دوپہر کے بعد وہ حکومت کے ساتھ ہو گیا, آخر اس کی کیا وجہ ہے, اس کی بھی تحقیقات ہونے چاہیے. اور پھر خاور صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی, مجھے سمجھ میں آ گئی بات کہ انہوں نے یہ سیاسی عناصر, بالکل ہم سیاسی عناصر ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ تو سرکاری ملازم ہو, آپ تو پیراشوٹ سے اتر کے پنجاب کی طرف مارے, آپ کا تو پی ٹی آئی سی سیاست سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے. عناصر ہم ضرور ہے, آپ کون سے عناصر ہیں اپنے بارے میں ہمیں بتا دیں سارا. سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیز تو پاکستان کی عوام کو اچھی طرح پتا ہے کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے, کیا ہو رہا ہے اور آئندہ کیا ہوگا, یہ کسی کو نہیں پتا. لیکن ہم جدوجہد پہ یقین رکھنے والے, 50 سال تاریخ ہے پیپلز پارٹی کی. ہم نے کوڑے بھی دیکھے, ہم نے پھانسیاں بھی دیکھی جھوٹے مقدمات میں, اور ہم نے سزائیں بھی دیکھی, اور ہم نے مقدمات آج بھی میرا صدر قادر خان صاحب کل ایک پلس کا سروے آیا ہے جہاں پہ عوام کی اکثریت 50% سے زیادہ 52% کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل اگر کسی پارٹی سے ہو رہی ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. اور اسی سروے میں وہ بھی بتا دے کہ 60 اور 69% عوام نے یہ بھی بتایا کہ حکومت کے پالیسی غلط ہے, معاشی پالیسی. چلے وہ تو حکومت سے پوچھیں گے نا, لیکن جو آپ کے بارے میں عوام نے کہا ہے وہ پھر سچ ہے. اگر گورنمنٹ کے بارے میں سچ ہے تو پھر آپ کے بارے میں بھی سچ ہوگا. دیکھیں میں ایک چیز یہ بتاؤں گا, ہمارے بارے میں سچ اگر ہوتا تو بلاول بھٹو صاحب اتنی بڑا سٹیٹمنٹ نہیں دیتا. آپ کی بات ہے. اور اگر ہمارے بارے میں سچ ہے تو ہم پانسیاں اور کوڑے نہیں دیکھ کے آ رہے. آج بھی آپ کے بلاول بھٹو صاحب نے کیا کہا, آپ کو یاد ہے بات؟ سر ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سروے کا آدھا حصہ آپ مان لیں, آدھا حصہ آپ کہیں کہ جھوٹ ہے, آدھی عوام ٹھیک کہہ رہی ہے, آدھی عوام جھوٹ بول رہی ہے. میں نے صرف آپ کو ریفرنس کے طور پہ بتا رہا ہوں, میں ان کسی سروے پہ یقین کے سب جعلی ہے. یہ پیسے لے کے سروے بناتے ہیں. اور ابھی پچھلے دنوں میں جو بزدار حکومت کو پاکستان کی نمبر 1 حکومت ہے, کیا وہ میرٹ پہ تھا؟ پیسے لیتے ہیں لوگ, وہ اپنے من پسند لوگوں کو آگے کرتا ہے. کیا ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ پیسے لے کے سروے کرواتے تو گورنمنٹ اپنے خلاف کرواتی. اب گورنمنٹ کے لیے اتنا وہ سخت قسم کا سروے ہے. اچھا مجھے اجازت دیجیے گا, ذرا مرتضی جاوید عباس صاحب نے جوائن کر لیا. السلام علیکم سر, ذرا دیر سے آپ تشریف لائیں, ورنہ پہلا سوال میں نے آپ سے کرنا تھا, اور سوال یہ کرنا تھا کہ نواز شریف کی کل میڈیکل رپورٹ آئی ہے عدالت میں جو کہتی ہے کہ ان کی صحت اتنی خراب ہے وہ بالکل سفر نہیں کر سکتے. اب حکومت نے کہہ دیا کہ جی وہ جعلی ہے, حکومت کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن ثبوت تو نواز شریف صاحب خود پرووائڈ کر رہے ہیں. اتنا لمبا سفر کر کے وہ لندن سے باہر نیلسن کے علاقے میں جا رہے ہیں فیکٹری کا دورہ کرنے کے لیے, تو صحت تو بظاہر ان کی ٹھیک ہے. پھر تو حکومت کا بیانیہ درست ہے کہ میڈیکل رپورٹ جعلی ہے, وہ ٹھیک ٹھاک ہے وہاں پہ. جی بہت شکریہ جی. ہمیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ یہ کوئی میاں نواز شریف صاحب جو ہمارے قائد ہیں وہ میڈیکل رپورٹ کی بیس پہ ملک سے باہر علاج کے لیے گئے ہیں. تو اس وقت حکومت کا جو موقف تھا اس پہ کئی دفعہ حکومت اپنے موقف سے ہٹی ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہی میاں نواز شریف صاحب ہمارے جو قائد ہیں ان کی صحت ٹھیک ہوگی, وہ ضرور پاکستان آئیں گے. اس حکومت کو میاں نواز شریف کی صحت کی کیوں اتنی پڑی ہوئی ہے؟ کیا جو پاکستان کے اندر اس وقت مسائل ہیں اور جو تباہی اور بربادی بالکل ہماری طرف سے, ہماری قیادت کی طرف سے, مسلم لیگ کی طرف سے بار بار اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی کہ جو ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی وہ پاکستان واپس آئیں گے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ, کیا یہ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان جن مسائل میں اس وقت گرا ہوا ہے, جو معاشی اس وقت ایک عدم استحکام ہے اور ایک بحران ہے, وہ صرف میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے حل ہوگا؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے یہ مسائل حل ہوں گے؟ تو پھر حکومت ہینڈز اپ کر دے, حکومت کہہ دے کہ ہم نائل ہیں, ہم حکومت نہیں چلا سکتے, اور میاں نواز شریف صاحب کو جلدی ڈاکٹر ان کا علاج کریں, جلدی وہ واپس آ جائیں. کیا ایک بیمار شخص کوئی سفر نہیں کر سکتا 100 کلومیٹر, جو گزشتہ سال سوا سال سے وہاں زیر علاج ہے؟ تو یہ اس وقت برننگ ایشو یہ نہیں ہے فاروقی صاحبہ کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, لیکن یہ چیز ضرور اس سے اخذ ہوتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میاں محمد نواز شریف کے گرد گھومتی ہے. پاکستان کے جو مسائل ہیں, جو چیلنجز ہیں, یہ حکومت بھی جانتی ہے اور یہ قوم بھی جانتی ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم کے بغیر حل نہیں ہو سکتا. اچھا چلے, جو ہی میاں صاحب کی
मुर्तज़ा साहब यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। अच्छा ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, वापस आएंगे तो इसका जवाब लेंगे हसन खाबर साहब से और सलीम बुखारी साहब से भी सवाल करेंगे नवाज शरीफ की वापसी और बरतानिया में जो एक तवील लंबे सफर कर रहे हैं, और कादिर खान साहब से भी कुछ मजीद सवाल करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन खाबर साहब क्विकली बताइएगा, जो मुर्तज़ा जावेद अब्बास साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला नवाज शरीफ की वापसी नहीं है, या आप लोग क्यों इतने फिक्रमंद हैं नवाज शरीफ की सेहत के बारे में? गवर्नेंस के मसाइल पे आप लोग तवज्जो दें। देखिए, सवाल तो फरीदा जो आपने पूछा था वो सवाल मेरा भी है, वो पूरी कौम का भी, और असल सवाल ये था कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब बीमार है या नहीं बीमार है। अगर वो नहीं बीमार तो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आते, और अगर बीमार हैं तो कैसे लंदन से 400-450 किलोमीटर का सफर तय करके गए हैं, क्योंकि जितना बाय रोड वो रास्ता है करीबन उतना ही रास्ता बाहर पाकिस्तान का है। इस सवाल का जवाब इनकी पार्टी के पास नहीं है। जैसी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है वो भी सबके सामने है। अब ये इस आर्गुमेंट का जवाब देना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। उसकी वजह यह है कि अगर कानून की गिरफ्त में हर शख्स ये सवाल पूछने लग जाए कि क्या मेरी गिरफ्तारी से इस मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे, और इसका जवाब नफी में जाए तो वो कहे कि मुझे छोड़ दो, तो ये एक ऐसा इलॉजिकल सवाल है कि इसका जवाब तो मेरे पास क्या, मेरा ख्याल है अरस्तू के पास भी शायद नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब का वापस आना इस मुल्क के सबसे बड़े मसाइल में से एक मसला है, और उसकी वजह यह है कि ये रूल ऑफ लॉ का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि क्या इस मुल्क में कानून बड़े आदमी और छोटे आदमी के लिए यकसा होगा या फर्क होगा। और अगर हमने ये फैसला कर दिया कि अमीर के लिए असूल और है, गरीब के लिए और है, पावरफुल के लिए एक है, पावरलेस के लिए एक और है, तो फिर इस मुआशरे की बुनियाद हमने हिला दी और उसके ऊपर मोहर तस्दीक सख्त कर दी। इसलिए मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाकर कानून का सामना करना इस मुल्क के सबसे बड़े मसाइल में से है, क्योंकि रिट ऑफ द स्टेट और रूल ऑफ लॉ का मसला है। ठीक है, सलीम बुखारी साहब, आपके नजदीक बड़ा मसला क्या है पाकिस्तान का? नवाज शरीफ की वापसी, नवाज शरीफ की सेहत, या गवर्नेंस के मसाइल? और दूसरा, कल मेडिकल रिपोर्ट आती है और आज नवाज शरीफ साहब एक फैक्ट्री का दौरा करने पहुंच जाते हैं कोई 450 किलोमीटर दूर। क्या ये कोई डेलिबरेट मैसेजिंग है नवाज शरीफ की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से? क्योंकि जब लास्ट मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसके बाद नवाज शरीफ की एक पिक्चर सर्कुलेट हो गई थी जहां पर वो एक कैफे में कॉफी पीते हुए, एंजॉय करते हुए, उसके बाद वो अपने जो नवासे हैं उनके साथ पोलो मैच देखते हुए। तो क्या ये डेलिबरेट मैसेजिंग होती है नवाज शरीफ की तरफ से, नून लीग की तरफ से? देखिए गरीदा, गुजारिश ये है कि हसन खाबर साहब इतना डिसेंट आदमी है, मेरे दिल में बहुत इज्जत है उनकी, बहुत ढंग की बात करते हैं, बहुत सलीके से बात करते हैं, तो मैं उनसे इख्तलाफ करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन मैं बहरहाल 2-4 चीजें जो है वो जरूर सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये कह के मुल्क की इकॉनमी का, मुल्क के अमूर सल्तनत का दारोमदार नवाज शरीफ की वापसी पर है, वो खुद अपनी गवर्नमेंट की कैपेसिटी को और अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को अंडरमाइन कर रहे हैं। एक तस्वीर आ जाती है वहां से कि वो फलां कैफे में बैठ के चाय पी रहे हैं, तो हुकूमत की पूरी मशीनरी, जिसमें मैं हसन खाबर साहब को शामिल नहीं कर रहा, हमने देखा, आपने भी देखा कि सुबह से शाम तक एक ही रेटरिक जो है वो चलती है और फिर कई हफ्तों तक चलती रहती है, और ये फोकस को हटा देती है जो पीटीआई का फोकस था। पीटीआई यहाँ नवाज शरीफ के मुकदमे के हवाले से जब आप उनसे पूछें तो वो ये कहते हैं कि ये अदालतें इंडिपेंडेंट है, नैब इंडिपेंडेंट है, तो छोड़ देना चाहिए उनके ऊपर कि वो उसको कैसे वापस लाएंगी। हमें पिछले 1.5 साल से जो तारीखें दी जा रही थी वो आ रहे हैं, हम ला रहे हैं, उनको आना पड़ेगा, उनको निकाल दिया उन्होंने वीजा कैंसिल कर दिया, वो सब कुछ हवा में उड़ गया है और कोई उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर एक पाकिस्तान की इकोनॉमी का तल्लुक एक आदमी की वापसी से है तो फिर मुझे बहुत हैरत है कि हम किस सिस्टम में रह रहे हैं, किस निज़ाम हुकूमत के तहत ये मुल्क चल रहा है। इसकी पॉलिसीज का तल्लुक क्या एक ऐसे आदमी की जिसको आप कह सकते हैं वो कानून से भागा हुआ है, जेल से भागा हुआ है, उसके ऊपर मुकदमात हैं, लेकिन मुकदमात की नौयत के बारे में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आपने 3.5 साल की दरीना और दिन रात मुशक्कत के बाद क्या साबित किया उनके ऊपर। अदालतों में जो कुछ नैब के ऊपर हो रहा है वो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा इट इज एन आर्म ट्विस्टिंग इंस्टीट्यूशन, किसी ने कहा इसका वजूद ही नहीं होना चाहिए कि जितनी लान तान और जबरदस्त लाठीचार्ज नैब पर सुपीरियर जुडिशरी में हुआ है
اس سے آپ کو تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسز کتنے کمال کے طریقے سے بنائے گئے اور کتنے کمال کے طریقے سے یہ لڑے جا رہے ہیں. آپ کے سامنے ہے پوری ایک لسٹ ہے کہ ضمانتوں کا بھی ایک پورا سیزن چلا ہے کہ ہر وہ آدمی جس کے خلاف ایک خوفناک کیس عدالت میں تھا وہ سارے لوگ ضمانتوں پر ہیں. اب یہ سارا الزام فوری طور پر عدالتوں پر ڈال دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں ملک کی جوڈیشری جو کچھ اس وقت سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. غریدہ فاروقی آپ دیکھ نہیں رہی ہیں کیا پت اڑ رہی ہے اس اعلیٰ جوڈیشری کی جس نے بینیفٹ کیا پی ٹی آئی کو. دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. میں بالکل وسوخ سے ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اقتدار میں پہنچنے تک بہت بڑا رول اس لیے تھا کہ انہوں نے جو مقدمات عدالتوں میں بھیجے عدالتوں نے ان کو پرسو کیا. لیکن اگر ان کا کیس ہی اتنا فضول اور اتنا کچا ہو کہ کچھ ثابت نہ ہو سکے. اب دیکھیں نا کتنا بڑا منہ کھول کے اپوزیشن یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جناب ایک مقدمہ بتا دیں آپ نے ثابت کیا ہو, 1 روپیہ آپ نے ریکور کیا ہو. ذرا کاسٹ تو دیکھیں اس کے اوپر اس ملک کو کیا پڑی ہے ان مقدمات کی. بالکل صحیح بات. کروڑ روپے تو ایک پیشی کا لیا ہے ایک وکیل نے. تو جب مقدمات کی نوعیت ایسی ہے تو پھر اس کو جواز کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا. ویری ویلڈ پوائنٹ. اس کا میں حسان خاور صاحب سے لوں گی جواب, لیکن مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب ذرا کوئکلی مجھے جواب دے دیجیے گا. بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہمارے لانگ مارچ کا, پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کا مقصد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ نیوٹرل ہو جائے, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ. پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کا بھی کیا یہی مقصد ہے, اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالنا یا گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالنا؟ دیکھیں پی ڈی ایم نے اپنا بڑا واضح موقف رکھا ہے اور بہت دفعہ عوام کے سامنے یہ موقف رکھا ہے کہ ہمارا جو پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کا پروگرام ہے وہ اس قوم کو اس حکومت سے نجات دلانا نمبر 1 اور مزید پاکستان کو تباہی اور بربادی سے روکنا, اور دوسرا وہ قوتیں جو ووٹ کو عزت دو کے خلاف برسر پیکار ہیں, عوام کا مینڈیٹ چراتی ہیں, نتائج تبدیل کرتی ہیں, وہ ادارے جو اس ملک کے اندر قومی سلامتی کے ہیں یا پاکستان کے غیر متنازع ہونے چاہیے, ان کی سیاست کے اندر جو انوالومنٹ ہے اس کو بالکل روکنا ہے. ایسے ادارے جو پاکستان میں غیر متنازع نہیں ہونے چاہیے, پاکستان میں سب کے لیے وہ قابل قبول ہونے چاہیے, وہ ادارے سیاست میں اور سیاسی جماعتوں کا اگر حصہ بنے گی تو پھر یہ قوم اٹھے گی تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ان کے خلاف آواز بلند کرے گی. آپ نے دیکھا جب ماس موبلائزیشن تھی, جلسے تھے, پاکستان کی ہسٹری میں اتنا کامیاب عوامی احتجاج اور پرامن احتجاج نہیں ہوا. یہ اس سے پہلے جو کیسز کی بات تھی, دیکھیں ابھی شہباز شریف صاحب ادھر ہیں, ان کی پوری فیملی ادھر ہیں, آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس دیکھ لیں. اس حکومت نے اپنی قومی ذمہ داری پوری نہیں کی, یہ صرف سیاسی انتقام پہ لگے رہے ہیں. اور اب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یا جو اپوزیشن کی دوسری جماعتیں پیپلز پارٹی ہے, کوئی ایک اپوزیشن کی ایسی جماعت نہیں ہے, عوام کا کوئی ایک فیکٹر ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس حکومت سے ہمیں نجات دلائی جائے. انصاف کی حالت دیکھ لیں, عدلیہ 2018 میں جو بہت سی چیزیں سب کے سامنے آئی ہیں, یہ ساری چیزیں ٹیمپو بن رہا ہے. یہاں یہ بات انصاف بھی کرتے ہیں, احتساب بھی کرتے ہیں. ان کے احتساب کے مشیر کی حالت دیکھیں, ہمیں نہیں بتایا ان کو کیوں ہٹایا گیا. وزیر اعظم صاحب بتائیں ان کو کیوں ہٹایا گیا. اس سے پہلے وزراء کی تبدیلی ہوئی, ان میں بہت سے ایسے وزراء بھی ہیں, وزارتوں میں کرپشن ہوئی ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کے کرپشن کے بہت بڑے کیسز ہیں. قوم سوال کرتی ہے کہ آپ نواز شریف ان کے خاندان اور اپوزیشن کے خلاف تو بہت باتیں کرتے ہیں, جو حکومت کے اندر لوٹ مار اور مافیا کا قبضہ اور جس کی وجہ سے پوری قوم مہنگائی کی وجہ سے چنچلا اٹھی ہے, اس کے لیے آپ نے کیا احتساب کیا. اپنے لوگوں کو اپنی وزارتوں میں, اپنی حکومتوں میں جو بڑے بڑے سکینڈل ہوئے ہیں ان کے حوالے سے حکومت نے کیا احتساب کیا. عدالتوں نے کتنے لوگوں کو سزائیں دی. کیسز کے حوالے سے میرے بھائی نے بات کی, تو مختصر یہ بات ہے کہ اگر انصاف اس ملک کے اندر نہیں ہو, اگر ادارے جو کہ قومی سلامتی کی ضمانت ہیں, جو سب کے لیے نان کنٹروورشل ہونے چاہیے, اگر وہ سیاسی جماعتوں کا حصہ بنیں گے, سیاسی جو انتخابی نتائج ہیں ان کو تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے, تو پھر سوال اٹھے گا, احتجاج بھی ہوگا اور ان کے خلاف بات بھی ہوگی, پھر عوام نکلیں گے. یعنی کہ آپ کا لانگ مارچ جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ کے لیے استعمال ہوگا. چلیں یہ اچھا کیا آپ نے, تھینک یو ویری مچ, آپ نے کلیریفائی کر دیا.
ہمارا لانگ مارچ ہر اس قوت کے خلاف ہے جو سیاسی نظام میں مداخلت کرے گا، ووٹ کے تقدس کو پامال کرے گا، انتخابی نتائج کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا. ہر اس قوت کے خلاف یہ احتجاج ہے، اور سب سے بڑا احتجاج جو ہے وہ اس حکومت کی نیالی کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، 2018 میں ترقی، بھائی صاحب یہ بریک کا وقت بھی ہو گیا، معذرت کے ساتھ کٹنگ کرنے کے لیے 3 ہے تو یہ 4-3.5 سال جو ترقی کے اس قوم کے ضائع ہوئے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک ہے بھائی صاحب، کٹنگ کرنے کے لیے معذرت، لیکن بریک کا وقت ہوا ہے، سو یہ قوم بھی دیکھ لے گی. آپ عوام کو نکالنے کے جو ہے دعوے کر رہے ہیں، سو عوام دیکھ بھی لے گی، قوم بھی دیکھ لے گی کہ آپ کا لانگ مارچ اور پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کتنا کامیاب ہوتا ہے. واپس آتے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی سوالات کرتے ہیں، حسان خاور صاحب سے بھی، سلیم بخاری صاحب اور مرتضیٰ جاوید عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. Stay with us. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. قادر خالد مندوخیل صاحب، آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ کی لانگ مارچ کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے، ویسے ویسے لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ بلاول بھٹو زرداری کا جو ایک جوش اور جذبہ تھا، جو ایک کنوکشن تھی حکومت گرانے کی، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی شکوک، کوئی دراڑ جو ہے وہ آ رہی ہے. پہلے بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جی میں لات مار کے حکومت کو گرا دوں گا، پھر کہتے ہیں کہ میں لانگ مارچ کے ذریعے حکومت کو گرا کر دکھاؤں گا، پھر کہا کہ جی میں تھوڑی سی ٹون تبدیل ہوئی کہ ہم کوشش کریں گے کہ حکومت گر جائے. اب یہ ٹون تھوڑی سی اور تبدیل ہوئی ہے، اپیل پہ آ گئی ہے، مطالبے پہ آ گئی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے، پھر ہم حکومت گرا سکیں گے. یعنی کہ آپ کو بھی آہستہ آہستہ تاریخ نزدیک آنے کے بعد احساس ہو رہا ہے کہ آپ لانگ مارچ کے ذریعے عمران خان کو نہیں گرا سکتے. غریدہ، اگر بلاول صاحب نے جو بیان دیے، اس سے کئی پچھلے شو میرے دیکھ لے، ہر ٹاک شو میں نے یہی بات کی ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم بجلی کے بل کو آگ نہیں لگائیں گے، ہم لوگوں کو اونڈی کے ذریعے بغاوت پہ نہیں اکسائیں گے، ہم سپریم کورٹ کے اوپر شلوار قمیض نہیں لٹکائیں گے، ہم پی ٹی وی پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم پولیس افسران کو تھپڑ نہیں ماریں گے، ہم جمہوری لوگ ہیں، ڈنڈے بھی کھائیں گے، کوڑے بھی کھائیں گے، جعلی کیس میں پھانسی بھی چڑھیں گے، مگر جدوجہد ہماری چلے گی. اگر ان سب چیزوں کے علاوہ اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا جدوجہد ہے جو جمہوری ہو تو آپ ضرور مجھے بتا دیں، تو میں اپنی قیادت کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہی بلاول صاحب کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اور پھر جو آپ نے اس بات کی کہ لات مار دوں گا، تو لات کا مطلب یہ نہیں ہے بلاول بھٹو صاحب کا کہ وہ فزیکلی، ایک سیاسی بات ہے کہ سیاسی طور پہ لات مار دوں گا تو آپ اس کو کہیں فزیکلی نہ لے جائے اس کو. تو ساتھ یہ ہے کہ یقیناً سیاست میں یہ ساری باتیں آج بھی بلاول بھٹو صاحب نے بالکل کلیئر کر دیے کہ ہم جدوجہد کریں گے، ہم عوام کو ان کی مکرو چہرہ دکھائیں گے، ہم عوام کے سامنے یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھیں گے کہ یہ مہنگائی ہے، یہ دعوے کرے تھے اور یہ سب کچھ کرے تھے، آج ملک کو کہاں لے کے گیا. خود ان کا گورنر پنجاب میں برطانیہ میں کہا کہ پورا ملک کو غریبی رکھ دیے، بیچ دیے. یہ میں نہیں کروں کہ اپنے لوگ کہہ رہے، لیکن ہم نے عوام میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے، ہم نے عوام کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھنا ہے. باقی عوام کی مرضی ہے، کم از کم سر یہ سارا کچھ کرنے کا جو پہلا فورم ہے وہ پارلیمان ہے نا. سینٹ میں آپ کے لوگ آتے ہی نہیں، آپ بار بار بات کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک گروی رکھنے کا، تو اسٹیٹ بینک کا بل کس طرح پھر پاس ہونے دیا؟ آپ کے لیڈر آف دا اپوزیشن نے کیوں غیر حاضر تھے؟ باقی لوگ پیپلز پارٹی کے غیر حاضر کیوں تھے؟ گھوم پھر کے پیپلز پارٹی کے غیر حاضر تھے یا پورا اپوزیشن کے لوگ غیر حاضر تھے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سینیٹر بھی نہیں تھا، مسلم لیگ نون کے سینیٹر بھی نہیں تھے، سر وہ اگر نہیں تھے تو اپوزیشن لیڈر کون سی جماعت کا ہے؟ سر اپوزیشن لیڈر کون سی جماعت کے ہیں؟ غریدہ آپ اس کو تھوڑا سا ایکچیو ہے کہ آپ کو یوسف رضا گیلانی صاحب کا بیان آپ کے سامنے آ گیا کہ رات 1 بجے وہ ملتان میں بیٹھا ہو تو اس کو اطلاع مل جاتی. چلو میں آپ کو دوسرا مثال دیتا ہوں. سر جاری اجلاس سے سینٹ کا کوئی ایک دم اچانک نہیں بلایا، جاری تھا اجلاس، چل رہا تھا مسلسل. سن لے اجلاس چل رہا تھا، لیکن ایجنڈے کی بات ہو رہی، اجلاس تو مسلسل چلتا ہے قومی اسمبلی میں. سر ایجنڈے کی خبریں ہم صحافیوں تک پہنچنا شروع ہو گئی تھی کہ حکومت پیش کرنے کی جو ہے تیاریاں کر رہی ہے. سر آپ لوگ پارلیمان کے ممبر ہیں، آپ کو ایجنڈا نہیں پتا چلا؟ آپ کو سنگن نہیں ملی اسلام آباد میں؟ غریدہ جب منی بجٹ آ رہا تھا میں اس وقت اسمبلی میں موجود تھا. ہم نے ہمارے ساتھیوں نے یہ بات کہی اسپیکر صاحب کے سامنے کہ منی بجٹ آ رہا ہے، اخبارات میں میڈیا بتا رہے کہ نہیں جھوٹ ہے، 24 گھنٹے کے بعد آ جاتا ہے وہ منی بجٹ. تو اس وقت اپوزیشن لیڈر موجود نہیں ہوتے، شہباز شریف صاحب موجود نہیں تھے، تو ہم اس کے اوپر الزام تھوڑی لگائیں گے کہ وہ موجود نہیں تھے پہلے دن تھا کوئی. لیکن اس کا طریقہ بلاول بھٹو بھی اس دن موجود نہیں تھے، نہیں تھے نا. بات ہو رہی ہے اپوزیشن لیڈر کی، بلاول بھٹو صاحب کی یا عام ممبران کی نہیں ہو رہی. بلاول بھٹو صاحب اپوزیشن لیڈر نہیں ہے.
बात यह है कि कौमी असम्बली में जैसे बिल का तरीका आ रहा है, एग्जैक्ट यही तरीका सेनेट में भी है कि उसके ऊपर बहस होती है, तो कमेटी के हवाले किया जाता है। हुकूमत ने अफराद, अब कभी जुमे के दिन तो वैसे कोरम नहीं चलता है, आप सारी हिस्ट्री उठा के देख ले, जुमे के दिन न कोई मेंबरान आते हैं और कोरम पॉइंट आउट होते खत्म होता है। तो ये जो जुमे के दिन लाया गया और इस तरह अचानक लाया गया, तो यकीनन हमारे मेंबरान या दूसरे मेंबरान मौजूद है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जानबूझ के उसकी, अच्छा चलो लेट्स से कि हमने जानबूझ के किया, अपोजिशन सब ने जानबूझ के किया, क्या हुकूमत ने कोई नेकी का काम किया है? क्या हुकूमत ने कोई शर्मिनाक हरकत नहीं की है? क्या हुकूमत ने जो पूरा स्टेट बैंक IMF के मुंह पे नहीं मारा, उसकी तरफ तो मीडिया जा नहीं रही है। अपोजिशन लीडर मौजूद है तो बस आप सारा मलबा इनके ऊपर डाल दो, एक शरीफ आदमी के ऊपर। और फिर खुद एक मुस्लिम लीग नून के साथी ने जब उसके बारे में कहा, अगले दिन सादिया अब्बासी ने कहा कि नहीं, इंतहाई शरीफ आदमी, अच्छा आदमी। तो बात ये, एक आदमी की गैरहाजिरी को रात 1 बजे को आप उसको सर, शाहिद खाकान, सादिया अब्बासी की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के भाई जो हैं शाहिद खाकान अब्बासी, कल मेरे प्रोग्राम में वो कह के गए हैं कि मैं तस्लीम नहीं करता यूसुफ रज़ा गिलानी का उज़र और उनका इस्तीफा मंजूर करना चाहिए पीपल्स पार्टी को। वो शाहिद खाकान अब्बासी को असल में परेशानी ये है कि उसकी जो पार्टनर है मिफ्ता इस्माइल, उसको कराची में मैंने हराया और ये कैंपेन में मुसलसल साथ थे। उसको गुस्सा अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि वो अपने दोस्त को, अपने पार्टनर को उसी जिताना था जो कि नाकाम हो गए। हमें कहते हैं सिंध हुकूमत खत्म करो और बिलावल साहब के पास पहुंचिए, मेरे दोस्त को आप अपने कैंडिडेट को बिठा लो। उसको गुस्सा जायज है, मैं उसको बुरा नहीं कहता हूँ। अच्छा, इसका मैं मुर्तज़ा साहब जवाब लूंगी, लेकिन सलीम बुखारी साहब, जो अपोजिशन का रवैया है पार्लियामान के अंदर, जो कि प्रॉपर एंड फॉरमोस्ट पहला फोरम है हुकूमत के खिलाफ कोई भी तहरीक चलाने का या कोई भी वहां पे स्टैंड लेने का, स्ट्रेटजी लेने का, पार्लियामान के अंदर जो रवैया है उसको मद्देनजर रखते हुए आप समझते हैं कि पार्लियामान के बाहर सड़कों पे इनके लॉन्ग मार्चेस पीपल्स पार्टी के और PDM के कामयाब हो सकते हैं? बुखारी साहब जरा क्विकली प्लीज। देखिए, पार्लियामान मेरे ख्याल से इसमें काफी मसलहत को दखल है, इसलिए कि अगर आपको याद हो तो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये मुझसे पूछा आपने? बुखारी साहब आपसे पूछा है जी मैं अर्ज करूं आपसे कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास पंजाब में और सेंटर में इतने नंबर थे कि वो अगर चाहते तो जमहूरी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी ला सकते थे, बिल्डअप कर सकते थे इतना प्रेशर कि यहाँ की हुकूमत जो है उसको रुखसत कर सके। उस ऑप्शन को उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया। हाँ। और अब भी जो ये कैंपेन चल रही है, ये हुकूमत गिराने के लिए और खुद हुकूमत लेने के लिए नहीं है, ये सारी कैंपेन है फ्रेश इलेक्शंस के लिए। इसलिए कि जो मुल्क की सूरत हाल है इस वक्त माशी, उसको साल 1.5 साल में हल नहीं किया जा सकता। यही जवाब दिया है नवाज शरीफ साहब ने। लंदन से भी जो भी यानी गुफ्तगू करने वाले लोग थे कि हम इस वक्त हुकूमत में आना नहीं चाहते। अगर आपको याद हो तो मरियम ने भी यही बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे। तो सूरत हाल अजीब गरीब किस्म की है। अगर हम ये इल्ज़ाम धरते हैं कि हुकूमत नाअहल है तो अपोजिशन को भी उतनी ही नाअहली का इल्ज़ाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो वो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया है और हम नए सिरे से इसको बिल्डअप कर रहे हैं। इसकी कामयाबी के इम्कानात कितने हैं वो हमें 27 फरवरी को और फिर उसके बाद 23 मार्च को पता चल जाएगा। इसलिए कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर अगर लोग मोबिलाइज नहीं होते हैं तो सिर्फ पार्टियों के वर्कर से कोई इनकलाब आने नहीं जा रहा। ठीक है, मुर्तज़ा आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामान को तो इस हुकूमत ने बिल्कुल गैर मुअस्सर करके रखती है और पार्लियामान पे ताले पड़े हैं। और जिस तरह बुलडोज किया जाता है लेजिस्लेशन को, और जिस तरह जो हमारे रूल्स हैं पार्लियामान के, और जिस तरह ट्रेडिशंस थी पार्लियामान की, इस हुकूमत ने तो सारी हदें अबूर कर ली हैं। तो ये बिल्कुल गैर मुअस्सर हो गया है। किसी कौमी इशू पे किसी भी हवाले से पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया जाता। जो लेजिस्लेशन है, जिस तरह इस हुकूमत ने जिस तरह बुलडोज किया, उसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में नहीं मिलती। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर और बाहर अपोजिशन जिस वक्त भी हमारे पास जो अदम एतमाद के हवाले से अगर नंबर्स पूरे होते हैं तो हम एक दिन भी इस हुकूमत को नहीं देंगे। जब पीपल्स पार्टी ने पंजाब की बात की तो हमने खुली ऑफर की कि आप नंबर लें, उसी दिन ये फैसला इंशाल्लाह ताला होगा, मरकज में होगा। अब PDM की जो पार्लियामेंट के अंदर PDM ने जो अपोजिशन जॉइंट अपोजिशन है उसमें भी ये बात तय हुई है। ठीक है कि जिस वक्त हमारे पास नंबर पूरे होंगे हम एक दिन भी देर नहीं करेंगे। ये जमहूरी बिल्कुल तरीकाकार है हुकूमत को हटाने का।
मुझे कोई बता सर दे कौन जीता है आप तेरी देख लें, जुल्फ जब के सर होने तक, मिनी ये बजट की बात जब बस- भी नंबर्स आए। मिनी बजट में हुकूमत के लोग कौमी असम्बली के अंदर इनको वोट नहीं देना चाहते थे। ठीक है, मखसूस टेलीफोन्स आए हैं, इदारों की तरफ से फोन्स आए हैं और फिर उन मेंबर्स को लाया गया है। अब जिस जमहूरी निजाम में ऐसे इदारे मुलव्वस हो जो कि सियासी क़यादत को और सियासी जमातों को मैनेज कर रहे हो, वहां क्या आईनी तरीका इख्तियार अच्छा ठीक है, किया जा अब्बास साहब सकता टाइम भी खत्म हो रहा है। क्या? हसान खबर साहब बड़ी देर से खामोश है, लेकिन आपकी ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है, इस पे एक अलग से प्रोग्राम हो सकता है। बट हसान खबर साहब सर आपका लास्ट कमेंट प्लीज। देखिए मैं तो फिर यही कहूँगा कि मुर्तज़ा साहब ने भी जो बात की है, अगर ये समझते हैं कि इनकी पार्टी के अंदर ऐसे गैर जमहूरी लोग हैं जो प्रेशर के अंदर आकर पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ चलते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और अगर नहीं, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आप हुकूमत की बात जी, कर रहे मैंने हैं, तो हुकूमत की तो ऐसा कोई मसला नहीं हमें तो। जी अच्छा, अगर आपने हुकूमत की बात की है, मैं फिर आपकी बात समझ नहीं सका। हुकूमत में तो ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको ये हुकूमत के बंदे अभी मैं बात आपके हुकूमती लोगों ने मीडिया पे ये बात की है। अच्छा हसान खबर साहब आप जवाब मुकम्मल कर लीजिए प्लीज। जी देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि देखें बात ये है, आपने जहाँ से ये प्रोग्राम शुरू किया था कि अपनी अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, ना अपोजिशन जो है मिलके कुछ कर सकी, ना पार्लियामेंट के अंदर कुछ कर सकी, ना पार्लियामेंट के बाहर कुछ कर सकी, ना कोई इन्होंने कोई शेड्यूल लेजिस्लेशन दी, ना कोई काम की तजवीज़ दी। अब आपने आखिर में प्रोग्राम में कवर नहीं किया, लेकिन आप देख लें कि सिंध के अंदर जो बलदियाती निज़ाम पे उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये कोई जमहूरी पार्टी ऐसा लॉ लेके आएगी? अब सुप्रीम कोर्ट इनको ट्यूशन दे रही है, लेसन दे रही है कि कैसे लॉ बनाना चाहिए। तो ये अब बात जमहूरियत की जब करेंगे पंजाब में इससे भी बदतर सूरत हाल है। ये तमाम जमहूरियत आकर सिंध हुकूमत पे रुक जाती है, और सिंध हुकूमत से जब नीचे जाने की बात होती है तो उस वक्त जमहूरियत का राग हम सबको भूल जाता है। तो मेरे ख्याल में ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। हसान साहब ये बलदियाती वाली बात मुझे जरूर करनी थी, लेकिन टाइम का वक्त, प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है। और सलीम बुखारी साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, और पंजाब में जो आप करने जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट के साथ, इस पे इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम में सलीम बुखारी साहब को भी, आपको भी और कादिर खान साहब को भी जहमत देंगे, अब्बासी साहब को भी। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।